दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आज हम लोग नागरिक शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। नागरिक शास्त्र का क्या सिलेबस है और उसमें क्या क्या टॉपिक हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो है आपका शीत युद्ध का दौर। दूसरा है दो ध्रुवीयता का अंत। थर्ड है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। फोर्थ है समकालीन दक्षिण एशिया। फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सिक्स्थ है समकालीन विश्व में सुरक्षा। सातवां है वैश्वीकरण। 8 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। 9 है एक दल के प्रभुत्व का दौर। 10 है नियोजित विकास की राजनीति। 11 है भारत के विदेश संबंध। 12 है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। 13 है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। 14 है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। 15 है भारतीय राजनीति नए बदलाव। ठीक दोस्तों, आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है आपका शीत युद्ध का दौर। आपका फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। शीत युद्ध क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध का समापन समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब उसका समापन समकालीन विश्व राजनीति का जो एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक, सन 1945 में मित्र राष्ट्रों एवं धुरी राष्ट्रों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 की समाप्ति हो गई थी। ठीक दोस्तों, मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा फ्रांस के हाथों में था, जबकि धुरी राष्ट्रों के नेतृत्व की कमान जर्मनी, इटली तथा जापान जैसे देशों ने संभाली थी। उक्त विश्व युद्ध में संसार की समस्त महाशक्तियां सम्मिलित थीं। इस युद्ध का विस्तार यूरोप के बाह्य क्षेत्रों तक हुआ, जिसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, वर्तमान में म्यांमार तथा भारत के पूर्वोत्तर भाग आते हैं। इस युद्ध में संपूर्ण विश्व में व्यापक रूप से जन धन की हानि हुई। 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध ने पूर्ण विश्व को कंपकपा रख दिया था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध तो इससे भी अधिक भयंकर था। द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के साथ साथ शीत युद्ध का आरंभ हो गया था। पहले दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध आपका हुआ था 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था आपका, और दूसरा जो था वो आपका 1939 से 1945 में इसकी समाप्ति हुई थी। ठीक, अब जो इसका तीसरा था, ये जो शीत युद्ध का जो आरंभ हो गया था, ठीक है, 1945 के अगस्त माह में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों द्वारा आक्रमण किया था। ठीक, अमेरिका ने जापान के जो 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से आक्रमण किया था। फलस्वरूप जापान ने पराजय स्वीकार की और द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ। ठीक है, फलस्वरूप जापान ने पराजय स्वीकार कर ली और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। इस घटना पर आलोचकों तथा विश्लेषकों का तर्क था कि अमेरिका जानता था कि जापान शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर देगा। ऐसे में बम गिराना एक अमानवीय कृत्य था। वास्तव में इस कृत्य का उद्देश्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य स्थलों से राजनीतिक लाभ न लेने की चेतावनी देना था, तथा अमेरिका का लक्ष्य सोवियत संघ तथा अन्य राष्ट्रों के समक्ष स्वयं को विश्व की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना था। ठीक, 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अब ये आपका इसमें है और टॉपिक 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों ही महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित करने को उत्सुक थी। विश्व जैसे 2 गुटों के मध्य अत्यंत स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया था। ऐसे प्रत्येक देश के समक्ष एक ही मार्ग था कि वह स्वयं की सुरक्षा हेतु किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और अन्य महाशक्ति तथा उसके गुट देशों के प्रभावों से मुक्त हो सके। परस्पर विपक्षी गुटों के अपेक्षाकृत अनेक छोटे छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने निजी हितार्थ गठजोड़ कर स्वयं को सुरक्षित अनुभव किया। पश्चिमी गठबंधन का स्वरूप एक संगठन के रूप में प्रकट हुआ। 1949 के अप्रैल माह में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई थी। ये याद रखिएगा कि
जो अटलांटिक संधि संगठन जो नाटो की स्थापना की गई थी वो 1949 में अप्रैल में की गई थी। ठीक, प्रस्तुत संगठन में 12 देश सम्मिलित थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक देश पर भी आक्रमण होता है तो उससे संगठन से संबंधित सभी देश अपने पर आक्रमण समझेंगे। नाटो में सम्मिलित प्रत्येक देश परस्पर सहायक रहेंगे। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि के नाम से भी जाना जाता है। जिसके पहले जो गठबंधन होते थे, पूर्वी गठबंधन जो होते थे, उनको वारसा संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसी के आलोक में 1955 में इसकी स्थापना सोवियत संघ के नेतृत्व में की गई थी। ठीक, इसका प्रमुख कार्य नाटो में सम्मिलित देशों का यूरोप में सामना करना था। ठीक, अब यह है आपका शीत युद्ध के दायरे क्या थे। शीत युद्ध के दौर में अनेक संकट उपस्थित हुए। इस दौरान अनेक खूनी संघर्ष भी हुए। बहुत समय तक विश्व तनाव की स्थिति से गुजरता रहा, किंतु संतोषप्रद परिणाम ये रहे कि इन संघर्षों, तनावों तथा युद्ध की परिणति तृतीय विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। दोनों महाशक्ति कोरिया 1950 से 1953, बर्लिन 1958 से 1962, 1958 से 1962, कांगो 1960 के दशक का आरंभ और अनेक स्थानों पर मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। युद्ध संकट के बादल घने होते गए, किंतु दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं थे। जब हम शीत युद्ध के क्षेत्र के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में विभाजित देशों के मध्य संकट तनाव के अवसर उपस्थित हुए। कहीं युद्ध हुए, कहीं युद्ध की संभावनाएं प्रतीत हुई, किंतु संघर्ष एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ा। कोरिया, वियतनाम तथा अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनधन की हानि हुई थी। ठीक है, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से सुरक्षित रहा और वैमनस्य क्रोध विश्वव्यापी रूप नहीं ले सका। अनेकानेक समय दीर्घकालीन संवादहीनता की स्थिति बनी रही। संवादहीनता के कारण गलतफहमियों ने स्थान बनाना आरंभ कर दिया। शीत युद्ध का जो घटनाक्रम है, इधर आप देख सकते हैं कि 1947 साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत था। ठीक, यहाँ पर ये जो चार्ट दिया हुआ है इसको ध्यान से पढ़िएगा। 1947-1952 मार्शल प्लान पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिकी की सहायता की थी। ठीक, फिर उसके बाद 1948 से 1949 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी की गई। अमेरिका एवं उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उससे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। 1950 से 1953 कोरियाई युद्ध हुआ। 1954 वियतनामियों के हाथों दयान बियन फू में फ्रांस की हार। ठीक, जेनेवा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन, सिएटो का गठन। 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1955 बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, बाद में इसे सेंटो के नाम से जाना गया था। 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, उसके बाद इसे सेंटो के नाम से जाना गया। और 1956 हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ। 1961 क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण हुआ था। 1961 बर्लिन दीवार खड़ी की गई। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ। 1965 डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा। ठीक, 1978 से 1989 कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। 1979 से और 1989 तक आपका अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप चला। 1985 से गोबारचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और सुधार की प्रक्रिया आरंभ की थी। 1989 में बर्लिन दीवार गिरी। पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन रहा। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1991 में सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक, अब यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ जो था 1956 में इन तीनों मित्रों ने एक सफल वार्ता की जिसको इंडोनेशिया के सुकर्णो तथा घाना के वामे एन क्रूमा द्वारा
पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। तदुपरांत यही 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। 1961 में बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ। उक्त सम्मेलन निम्न 3 बिंदुओं पर आधारित था। पहला आपका था इन 5 देशों के मध्य परस्पर सहयोग, और दूसरा था शीत युद्ध का प्रसार एवं इसके बढ़ते हुए दायरे। तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय रूप से उदय होना। और सन 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नवीन अफ्रीकी देश सदस्य के रूप में सम्मिलित हो चुके थे। नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का स्थान प्राप्त था। यह देश शीत युद्ध के समय में केवल एक मध्यस्थ मात्र नहीं थे, अपितु इनका अपना एक संप्रभु अस्तित्व था। विकास तथा निर्धनता इन देशों की सबसे बड़ी चुनौती थी। नवीन स्वतंत्रता प्राप्त देशों के लिए आर्थिक विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय था। निरंतर, सतत तथा स्थायी रूप से विकास विहीन कोई भी देश स्वतंत्र नहीं रह सकता। उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए धनी तथा विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ सकता। इसके अंतर्गत वह उपनिवेशक देश भी हो सकता था जिससे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की गई हो। ठीक। भारत और शीत युद्ध के समय भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नेतृत्व की सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। एक ओर तो भारत ने अपने विवेक से सजग एवं सचेत रूप से स्वयं को दोनों महाशक्तियों की घेरबंदी से स्वतंत्र रखा था। दूसरे भारत ने उपनिवेशों से मुक्त हुए नए 9 स्वतंत्र देशों का महाशक्तियों के साथ विलीन होने का भरपूर विरोध किया। भारत की नीतियां पूर्णतः सक्रिय व सकारात्मक थीं। नेहरू जी ने विश्व को सचेत किया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्ध कालीन प्रतिद्वंद्विता की घेराबंदी को ढीला करने तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने का पक्षधर था। भारत ने दोनों गुटों के मध्य स्थित मतभेदों को कम करने का प्रयत्न किया और एक प्रकार से इन मतभेदों के कारण व्यापक युद्ध की स्थिति को रोका गया था। और जो यहाँ दिया हुआ है, 2 ध्रुवीयता की चुनौती गुटनिरपेक्षता जो थी वो गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका तथा लातीनी अमेरिका के नवीन स्वतंत्रता प्राप्त देशों के समक्ष एक तृतीय विकल्प भी प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार था कि ये छोटे छोटे नव स्वतंत्र देश दोनों ही महाशक्तियों से पृथक अपने मार्ग का चयन करें। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू तथा मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की मित्रता थी। भारत ने अपने साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अन्य सदस्यों को भी इन कार्यों के लिए सजग तथा सचेत भूमिका निर्वहन हेतु प्रेरित किया। इन शीत युद्धकालीन परिस्थितियों में भारत ने निरंतर उन क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय रखने का प्रयास किया जो अभी तक अमेरिका अथवा सोवियत संघ किसी भी महाशक्ति के साथ नहीं जुड़े थे। नेहरू जी ने स्वतंत्र एवं परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल पर विश्वास व्यक्त किया जिसने शीत युद्ध को समाप्त करने में ना सही किंतु उसका विनाशकारी प्रभाव कम करने में सार्थक भूमिका का निर्वहन किया। यहाँ पर आपके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। ये गलत है आपका ऑप्शन। और फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। नहीं। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। नहीं, ये भी नहीं था। डी, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। तो आपका यही ऑप्शन जो डी है वही आपका उत्तर सही है कि अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल हो गए थे। शीत युद्ध जब हुआ था तो उसमें अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में आ गए थे शामिल होने के लिए। आपका दूसरा है, निम्न में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। ऑप्शन ए, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना।
बी किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, सी वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, और डी वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो आपका इसमें ऑप्शन डी सही है, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना था। ठीक, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे जिस पर प्रकाश नहीं डालता था, तो वो था वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना था। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका इसमें 3, भारत ने किस वर्ष सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1975। इसमें आपका ऑप्शन सही है बी, 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रता की थी। संधि, जो मित्रता की संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे वो कब किए थे? तो 1971 में किए थे। प्रश्न नंबर 4, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था LDC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कम से कम विकसित देश, ऑप्शन बी कानूनी रूप से विकसित प्रतिपक्ष, ऑप्शन सी कम से कम विकासशील देश, ऑप्शन डी कानून का विकास करने वाला देश। इसमें आपका ऑप्शन सही है वो है ए, कम से कम विकसित देश। आपका प्रश्न नंबर 5 है, सन 1945 से 1965 की अवधि में रहे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम बताइए। इंडोनेशिया में 1945 से 1995 तक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसमें ऑप्शन आपका है जोको विडोडो, ऑप्शन बी मेघाती सुकुड़ो पुत्री, ऑप्शन सी सुहार्तो, ऑप्शन डी सुकुड़रो। तो इसमें आपका ऑप्शन 5 में जो सही है वो आपका डी सुकुड़रो। 1945 से 1965 की अवधि में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? तो सुकुड़रो थे। ठीक, अब आपका प्रश्न नंबर 6 है, द्विध्रुवीयता को चुनौती देने में सम्मिलित देशों के नाम हैं। द्विध्रुवीयता को जब चुनौती दी गई थी तो उसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो ऑप्शन ए मिस्र, घाना, भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, ऑप्शन बी चीन, वियतनाम, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नेपाल, सऊदी अरब, सूडान, सोमालिया, ऑप्शन डी मित्र, साइप्रस, ट्यूनीशिया, तंजानिया। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। इसमें कौन कौन थे? तो मिस्र, घाना, भारत, यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया। प्रश्न नंबर 7, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ ने एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर क्या फैसला लिया था? ऑप्शन ए आर्थिक सहायता, ऑप्शन बी हथियारों का स्थिर संतुलन परमाणु और गैर परमाणु, ऑप्शन सी द्विपक्षीय संबंध, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन 7 में बी सही है, हथियारों का स्थिर संतुलन परमाणु और गैर परमाणु। और प्रश्न नंबर 8, शीत युद्ध के दौरान 2 कोरियाई देशों के बीच तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेता का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, ऑप्शन बी वामे एनक्रुमा घाना के, ऑप्शन सी सुकोडो इंडोनेशिया के, ऑप्शन डी गमाल अब्दुल नासिर मिस्र के। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है जवाहरलाल नेहरू भारत के। जो शीत युद्ध के दौरान जब 2 कोरियाई देशों के बीच तनाव को जब कम करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो थे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, प्रश्न नंबर आपका 9, नाटो किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन ए अप्रैल 1949, बी मई 1955, सी जनवरी 1949, ऑप्शन डी अक्टूबर 1950। तो इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अप्रैल 1949। नाटो अपने अस्तित्व में अप्रैल 1949 में आया था। प्रश्न नंबर 10, सोवियत शक्ति किस क्षेत्र के 3 देशों की पहचान करें? ए फ्रांस, स्पेन, पश्चिम जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, तुर्की, ग्रीस, ऑप्शन सी पूर्वी जर्मनी, हंगरी, फ्रांस, ऑप्शन डी पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया। तो इसमें आपका सही उत्तर है सी पूर्वी जर्मनी, हंगरी और फ्रांस। सोवियत शक्ति के जो 3 देशों की जो पहचान थी वो यही थी कि पूर्वी जर्मनी, हंगरी और फ्रांस, ये तीनों थे। संयुक्त प्रश्न नंबर
2011 संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 परमाणु बम कहाँ गिराए थे? ऑप्शन ए एबटाबाद पाकिस्तान, ऑप्शन बी हिरोशिमा व नागासाकी जापान, ऑप्शन सी बगदाद इराक, ऑप्शन डी इस्तांबुल तुर्की। इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, हिरोशिमा व नागासाकी जापान पर। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा पर, नागासाकी और जापान पर गिराए थे। प्रश्न नंबर 12 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की स्थापना करने वाले देशों के नाम बताइए। ऑप्शन ए हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, क्रोएशिया, बी ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ऑप्शन सी जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी स्लोवाकिया, रिपब्लिक बुल्गारिया, जर्मनी, जापान। इसमें आपका ऑप्शन सही है बी ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की स्थापना करने वाले देश कौन थे? तो ग्रेट ब्रिटेन थे, सोवियत संघ, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन थे। ठीक, प्रश्न नंबर 13, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी बेलग्रेड में, ऑप्शन सी क्यूबा में, ऑप्शन डी अफ्रीका में। तो इसमें आपका सही उत्तर है बी बेलग्रेड में। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। प्रश्न नंबर 14, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन ए 1957 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1980 में, ऑप्शन डी 1990 में। तो इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1990 में। जर्मनी का एकीकरण 1990 यानी कि 1990 में हुआ था। प्रश्न नंबर 15, क्यूबा कहाँ है और कैसा देश है? तो क्यूबा अमेरिका के, ऑप्शन नंबर ए क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ऑप्शन बी क्यूबा सोवियत संघ के पास एक बड़ा देश है, ऑप्शन सी क्यूबा जापान के पास एक धनी देश है, ऑप्शन डी क्यूबा भारत का एक सीमावर्ती एक धार्मिक देश है। भारत का सीमावर्ती एक धार्मिक देश है। तो इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक, प्रश्न नंबर 16, जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1980 में, ऑप्शन डी 1959 में। तो आपका इसमें सही उत्तर है कि जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम 1945 में गिराया गया था, यानी कि 1945 में गिराया गया था। ऑप्शन ए आपका सही है। प्रश्न नंबर 17, उत्तर अटलांटिक संधि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नाटो, ऑप्शन बी सीटो, ऑप्शन सी कैंटो, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर अटलांटिक संधि को नाटो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ये आपका सही है। आपका प्रश्न 18, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन डी चीन और अमेरिका, ऑप्शन सी भारत और यूगोस्लाविया, ऑप्शन डी भारत और इंडोनेशिया। इसमें आपका सही उत्तर है डी भारत और इंडोनेशिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक सदस्य थे वो थे भारत और इंडोनेशिया। आज के इतना ही दोस्तों, थैंक यू।